Welcome to all of you on my YouTube channel PSIR Academy with पूजा मैम। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र का। क्वेश्चन नंबर 31, उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन बी है हीगल, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी है जॉन लॉक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जॉन लॉक। ठीक है, जॉन लॉक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसमें व्यक्तिवाद का जनक, ठीक है, और क्या, और उदारवाद का जनक। बहुत सीधा साधा आदमी था और इसीलिए इसका कहना था कि मानव जो है वह भी सीधा साधा है। ठीक है, यानी मानव विवेक में आस्था रखता है। दूसरा, ये कहता है कि 3 चीजें हैं, मानव को 3 प्राकृतिक अधिकार मिले हुए हैं। प्राकृतिक अधिकार हैं मनुष्य के, जिसमें पहला है जीवन का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट संपत्ति का अधिकार। इन तीनों में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट संपत्ति के अधिकार को मानता है लॉक। बुरी प्राणी मानता है, जैसा कि मैं बताई कि जॉन लॉक बहुत सीधा साधा सद्गुणी इंसान था, तो वो जैसा था लोग उसको वैसे ही दिख रहे थे। तो ये कहता है कि मानव जो है सद्गुणी प्राणी है, ठीक, और इसने व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन माना है। ये कहता है कि राज्य जो है इसका अस्तित्व ही इसलिए है जिससे कि व्यक्ति की सुरक्षा हो सके, व्यक्ति के व्यक्तित्व की विकास हो सके। तो इसलिए ये कहता है कि राज्य से व्यक्ति नहीं है बल्कि व्यक्ति से राज्य आया है। तो इसलिए इसे व्यक्तिवादी विचारक भी व्यक्तिवाद का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है, यह किसने कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है, मतलब अत्यधिक शासन अगर हो जाएगा तो वह क्या होगा, वो विरोधी होगा किसका? स्वतंत्रता का। तो इसका ऑप्शन ए है लास्की। क्या लास्की कह सकता है? नहीं। लॉक, सी सीले और डी जेएस मिल। तो स्वतंत्रता के नाम पे आप लोग का ध्यान जाएगा लॉक और मिल पे, बट ऐसा नहीं है। इसका सही आंसर है सीले। तो सीले के अनुसार स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है और सीले का कहना था कि स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है। ठीक, नंबर 33, संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है? ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है? राजनीति, ऑप्शन बी वैधानिक, ऑप्शन सी दार्शनिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है वैधानिक। संप्रभुता की जो अवधारणा है वह मुख्य रूप से वैधानिक है, विधिक है। ठीक है, संप्रभुता की अवधारणा मुख्य रूप से वैधानिक है। ठीक है, और संप्रभुता उस सत्ता को कहा जाता है जिसको राज्य के लिए विधि निर्माण करने का सर्वोच्च अधिकार होता है। मतलब किसी भी स्टेट की जो मूल होती है वह होती है उसकी संप्रभुता। ठीक है, और यही संप्रभुता के द्वारा, यही जो सवर्निटी है, यही जो संप्रभुता है, इसी के द्वारा लॉ मेकिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और इसी संप्रभुता का जो आदेश होता है वही कानून होता है। ठीक है, वर्तमान समय में हम देखते हैं इंग्लैंड की जो संसद है वो वैधानिक संप्रभुता का सर्वोच्च उदाहरण है और इस अवधारणा की, मतलब संप्रभुता के, विधिक संप्रभुता की अवधारणा के सबसे बड़े समर्थक हैं ऑस्टिन, बेंथम, ऑस्टिन, दूसरा बेंथम, तीसरा हॉब्स। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रभुता की विशेषता या विशेषता है पूछा है। ऑप्शन 1 स्थायी, ऑप्शन 2 सार्वभौमिक। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। इसमें ए है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 एंड 2 दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोनों। सार्वभौमिक भी होता है और स्थायी भी होता है। संप्रभुता जो है वो स्थायी होता है, ऐसा नहीं है कि आज इनके पास संप्रभुता है तो कल उनके पास है। जहाँ पे है, जो स्टेट है, जो राज्य है, संप्रभुता उसी के पास स्थायी रूप से होती है। ठीक, दूसरी वह सार्वभौमिक होती है, मतलब जो राज्य की भूमि है, जनसंख्या है, जो परिसीमा है, इस पे पूरी तरह से सभी जगह इक्वली संप्रभुता लागू की जाएगी। उसके साथ साथ यह एक राज्य है, स्टेट है, स्टेट इन द सेंस कंट्री है, और यह संप्रभुता इस कंट्री पे तो लागू होगी ही, साथ ही साथ यह बाकी जो कंट्रीज हैं वहां पे भी अपना स्टैंड
बना के रखेगी। ऐसा नहीं है कि इसका निर्णय कोई और स्टेट करेगा जब इंटरनेशनल रिलेशन की बात होगी, जब अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बात होगी, तब भी जो संप्रभुता है इसकी इसी के पास ही रहेगी। तो यह सार्वभौमिक है, स्थायी है, ठीक है। अंतर्गत संप्रभुता की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला होता है यह पूर्णतः जो संप्रभुता होती है वो पूर्णता होती है, एब्सोल्यूट होती है, एब्सोल्यूटनेस इसमें होता है। दूसरा यह सार्वभौमिक होती है, यूनिवर्सल होती है। और तीसरा यह आदेशात्मक होती है, यह अदेय होती है, मतलब ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। स्थायी होती है, इसमें स्थायित्व होता है, परमानेंट ये होती है। और अविभाज्य होती है, मतलब इसको जो संप्रभुता है उसको डिवाइन नहीं किया जा सकता है, बल्कि यह अविभाज्य होती है। तो सार्वभौमिकता राज्य के अंदर सब कुछ संप्रभुता के अधीन होता है। और अस्थायी संप्रभुता स्थायी होती है, यह गुण संप्रभुता से अलग कर पाना संभव नहीं। नंबर 35 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संसदात्मक शासन की विशेषता नहीं है। जिसमें ऑप्शन 1 है नाम मात्र का अध्यक्ष, ऑप्शन बी है कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, ऑप्शन सी है व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध, ऑप्शन डी है सामूहिक उत्तरदायित्व। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल। मतलब कि संसदात्मक शासन की मुख्य विशेषता होती है कि यहाँ पर नाम मात्र का अध्यक्ष, मतलब कि राज्य का जो अध्यक्ष है, राज्य का जो पालिका होती है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्रिपरिषद होती है। दूसरा, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है, मीन्स की यह व्यवस्थापिका हो गई जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, और जो कार्यपालिका होती है एग्जीक्यूटिव की काउंसिल जो है, तो इन दोनों में कोऑपरेशन होता है। यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं वही यहाँ के भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, यहाँ से ही मेंबर जाते हैं काउंसिल में। तो इस तरह से संसदीय शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है, जबकि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में इन दोनों में कोई संबंध नहीं होता है। यह दोनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करने का कार्य करते हैं। और यहाँ पे सामूहिक उत्तरदायित्व होती है। यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व होती है, और मतलब कि सभी मंत्री सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहते हैं, ठीक है। और क्या होता है, कार्यपालिका का अनिश्चित कार्यकाल होता है, मीन्स की जब तक उनके पास बहुमत है तब तक उनकी सरकार है, ठीक है। कार्यपालिका का कोई निश्चित टाइम पीरियड नहीं होता है, कार्यपालिका उसी समय तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक कि उसे व्यवस्थापिका का विश्वास प्राप्त होता है। जैसा कि मैं बताई, व्यवस्थापिका यानी विधायिका का ही प्रोडक्ट होता है, होती है कार्यपालिका। 36, फांसीवाद के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है इटली मुसोलिनी, ऑप्शन बी है जर्मनी मुसोलिनी, ऑप्शन सी है इटली हिटलर, ऑप्शन डी है जर्मनी हिटलर। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए इटली मुसोलिनी का संबंध है और जर्मनी का संबंध हिटलर से है, ठीक है। तो जर्मनी का संबंध हिटलर से है, बट इटली का संबंध मुसोलिनी से है, और मुसोलिनी का संबंध फांसीवाद से है। मीन्स की मुसोलिनी जो है वो फांसीवाद का जनक है, ठीक है। फांसीवाद का जन्म फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इटली में हुआ था, जब मुसोलिनी ने नेतृत्व शुरू किया, मतलब 1919 में, लगभग मार्च 1919 में आप कह सकते हो कि मिलान में पहले फांसीवादी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। मतलब कि 1919 मार्च 1919 में इटली के मिलान नामक शहर में पहली बार फांसीवादी आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। और 1922 में फांसीवादी दल ने इटली की शासन सत्ता हस्तगत कर ली या अपने कंट्रोल में ले ली, हथियार ली, ठीक है। तो 37, इन विचारकों में से कौन प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन बी मार्क्स। तो लॉक प्राकृतिक संवेदावादी विचारक है, प्राकृतिक अधिकार की बात करता है। जैसा कि मैंने बताया कि लॉक 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार की बात है। एक चीज याद रखना है इसमें कि हमेशा आपको क्रम याद रखना है कि मतलब जीवन, देन स्वतंत्रता, उसके बाद संपत्ति, जिसमें संपत्ति के अधिकार को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक है। ऑप्शन ए है जे.एस. मिल, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी लास्की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो ऑप्शन बी इसमें सही है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक फादर माना जाता है कार्ल मार्क्स को। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक माना जाता है कार्ल मार्क्स को, जिसने सर्वहारा समाजवाद यानी कि वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जाना जाता है। इसी को मार्क्सवादी समाजवाद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और इसे मार्क्सवादी समाजवादी वैज्ञानिक भी कहा जाता है। और कार्ल मार्क्स ने इतिहास के अध्ययन पर आधारित वैज्ञानिक समाजवाद है, वह इतिहास के अध्ययन पर आधारित है। उसके पहले साइमन फोरियर तथा रॉबर्ट ओवेन का समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद इसलिए नहीं था क्योंकि वह इतिहास पर आधारित नहीं था। मीन्स की जो कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद है यह इतिहास पर आधारित है, ठीक है, इसलिए इसे वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। जबकि जो रॉबर्ट ओवेन की बुक, रॉबर्ट ओवेन समाजवाद का जनक, ओ नाइट कोऑपरेशन की बुक है जहाँ पे समाजवाद का पहली बार वर्णन शुरू किया गया था, मतलब कि समाजवाद का फादर माना जाता है। जबकि वैज्ञानिक समाजवाद का फादर माना जाता है कार्ल मार्क्स को, ठीक है। यूटोपियन समाजवाद का जनक कौन है? तो आप हमेशा रॉबर्ट ओवन को टिक करोगे। कार्ल मार्क्स का एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक में कहा गया था कि विचारधारा मिथ्या चेतना है। तो बस इसका की वर्ड आपको याद रखने की जरूरत है कि विचारधारा मिथ्या चेतना है। अधिकतर एग्जाम में पूछे जाने वाला स्टेटमेंट है, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कानून उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है, यह किसने कहा है? ऑप्शन 1 है वुडिन, ऑप्शन बी है हॉब्स, ऑप्शन सी है ऑस्टिन, ऑप्शन डी है बेंथम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑस्टिन। जब कानून की बात आए तो एक बार ऑस्टिन को जरूर याद करिए, ठीक है। कानून उच्च द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, यह कथन जॉन ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। कानूनी संप्रभुता वह संप्रभुता है जिसे कानून का निर्माण करने का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है, और कानूनी संप्रभुता के श्रेष्ठतम विचारक जॉन ऑस्टिन को माना जाता है। जॉन ऑस्टिन एकल संप्रभुता सिद्धांत का भी जनक है, ठीक है। और कानूनी संप्रभुता के सिद्धांतकार अन्य हैं जैसे हॉब्स, बेंथम और कौन? बोंदा, ठीक, और विलोबी, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 40, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है, ये किसने कहा है? ऑप्शन ए जे.एस. मिल, ऑप्शन बी टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन सी लास्की, ऑप्शन डी जी.डी.एच. कोल। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है जी.डी.एच. कोल। इसमें कीवर्ड याद रखा करिए, कल्पना की जब आता है तो कोल को लगाइए। नंबर 41, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन बी है शक्ति सिद्धांत, ऑप्शन सी है सामाजिक समझौता सिद्धांत, ऑप्शन डी है विकासवादी सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, और सबसे ज्यादा ऑथेंटिक सिद्धांत है विकासवादी सिद्धांत। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और समझौतावादी सिद्धांत ऑफ रूसो, तो ये तीनों इसके समर्थक हैं। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है, ठीक है। और इसके प्रति यह धारणा है कि राज्य जो है वह ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवी संस्था है, और राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, प्रतिबिंब है, ठीक है। तो और इसके समर्थक विचारक में है मनु, हीगल, ठीक, मनु हीगल, और सबसे बड़ा विचारक जनक के रूप में जाना जाता है जेम्स प्रथम, जेम्स फर्स्ट, और होमर। तो ये जो है इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, राज्य के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांतकार हैं। नंबर 42 देखते हैं, किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है जनसंख्या, ऑप्शन बी है भूभाग, ऑप्शन सी है सरकार, ऑप्शन डी है संप्रभुता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है संप्रभुता। संप्रभुता किसी भी राज्य के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसा जितना इंपॉर्टेंट है एक व्यक्ति के लिए उसकी आत्मा, ठीक है। तो जो स्टेट है वो बिल्कुल नथिंग, कुछ नहीं हो जाएगा अगर उसके पास संप्रभुता नहीं होगी तो, ठीक है। तो हम देखते हैं जो स्टेट होता है, राज्य होता है, उसके 4 तत्व माने जाते हैं, एलिमेंट्स माने जाते हैं। पहला जो होता है वो जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार यानी कि गवर्नमेंट, चौथा संप्रभुता। सरकार जो एक एजेंट के रूप में होती है, और संप्रभुता जो किसी भी राज्य के आत्मा के रूप में होती है।
इसके माध्यम से ही सरकार जो होती है वो कार्य करती है। इन चारों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट संप्रभुता होती है। ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण संप्रभुता होती है। क्वेश्चन नंबर 43, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए है गार्नर, ऑप्शन बी है डिमॉक, ऑप्शन सी है गिलक्राइस्ट, ऑप्शन डी है सीरे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डिमॉक, डिमॉक एंड डिमॉक। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। ठीक है, तो साधन सरकार से है। जब साधन और सरकार एक साथ आ जाए तो समझ लो दिमाग लगेगा। ठीक है, यानी कि दिमाग, साधन और सरकार एक साथ आ जाए तो समझ लो दिमाग लगेगा, यानी कि दिमाग। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट है, आप याद रख सकते हो। ठीक है, जब साधन और सरकार एक साथ आ जाए, सरकार एक साथ हो, तब दिमाग लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा दंड का एक सिद्धांत नहीं है? दंड का सिद्धांत नहीं है। ए प्रतिशोधात्मक, बी प्रतिरोधात्मक, सी वितरणात्मक, डी सुधारात्मक। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखते हैं, प्रतिशोधात्मक आंख के बदले आंख की बात करता है। ठीक है, प्रतिशोधात्मक जो दंड का सिद्धांत है वो आंख के बदले आंख की बात करता है। और प्रतिरोधात्मक जो है वह कहता है कि दूसरे प्रतिरोधात्मक का अर्थ यह है कि दूसरे व्यक्ति अपराधी की दुर्दशा को देख करके इस तरह से डर जाएं कि वह अपराध करने से बचें। मतलब कि मान लो एक आदमी है और उसने किसी आदमी का चॉकलेट चुरा लिया। ठीक है, किसी बच्चे का कोई आदमी है किसी और आदमी का फोन, चॉकलेट, कुछ भी मान लो पेन है एक, और चुरा लिया। अब ये वकील समझ लो इस पे जजमेंट होना शुरू हुआ। तो अब जज क्या करेगा, इस आदमी को एक पेन चुराने या फिर कह सकते हो कि एक चॉकलेट चुराने के जुर्म में इसे फांसी दे देगा। तो ऐसी स्थिति में अब जो भी व्यक्ति है वह कुछ भी चुराने से पहले इस दृश्य को याद रखेगा और सोचेगा, ठीक है, कि हमें इस तरह नहीं करना है। तो इस तरह के जजमेंट को हम प्रतिरोधात्मक सिद्धांत के अंतर्गत रखते हैं। जबकि सुधारात्मक, जहाँ पे हम सुधार की बात करते हैं, मतलब यह अपराधियों के चरित्र में सुधार कर दे। ठीक है, अपराधी एक जो मानसिक दोषी होता है, उस अपराधी को सुधारने के लिए दंड नहीं बल्कि सहानुभूति, प्यार, रिस्पेक्ट, सम्मान, सही गलत का भेद बताते हुए उसके हृदय में परिवर्तन ला दे, यही सुधारात्मक सिद्धांत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा दंड का एक सिद्धांत नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है वितरणात्मक सिद्धांत, क्योंकि वितरणात्मक दंड जो है वो वितरणात्मक नहीं होता है। ठीक है, यह सिद्धांत जो है यह न्याय से आधारित है, न्याय का वितरण होना चाहिए। ठीक है, ना कि दंड का। नंबर 45, इनमें से किसने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया? ठीक है, नहीं किया, डब्बे में बंद करो, नहीं किया तो नहीं किया बहुलवादी भाई कौन सा नहीं है? वेब, ऑप्शन ए, बी लिंडसे, सी क्रैप, डी हीगल। पकड़े गए, मतलब हीगल, जैसा कि मैं अभी बताई कि दैवीय सिद्धांत की बात करता है हीगल, और कहता है कि राजा जो है वो देवता के समान है। ठीक है, भगवान के समान है, और वही एक सिंगल व्यक्ति है जो सब पर कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी है, यानी कि हीगल जो है वो बहुलवादी विचारक नहीं है, जबकि क्रेप, लिंडसे, वेब ये तीनों बहुलवादी विचारक हैं। ठीक है, हीगल निरंकुश संप्रभुता की बात करता है, राज्य के निरंकुश अवधारणा की बात करता है, और कहता है कि राज्य जो है धरती पर ईश्वर का अवतरण है, राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिबिंब है। जबकि बहुलवादियों ने कहा है, मतलब बहुलवादी हीगल की इस विचारधारा को पूरी तरह से डिनाई करते हैं, और सत्ता का जो केंद्रीकरण होता है राज्य के पास, ठीक है, इसके खिलाफ है बहुलवाद। कहते हैं क्या स्टेट स्टेट किए हो, स्टेट भी तो एक समूह है, बस यही है कि हम लोग छोटे छोटे समूह है, स्टेट एक बड़ा समूह है, बट है तो ग्रुप ही, है तो समूह ही। तो इस तरह से बहुलवादी विचारक राज्य के अंदर शक्ति के केंद्रीकरण का विरोध करते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ठीक है, जिसमें अधिकारों के सिद्धांत एक तरफ दिए हुए हैं, दूसरा विचार या मत दिए हुए हैं, जो थिंकर्स हैं उनकी आइडियोलॉजी दी हुई है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, ऑप्शन बी है अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, ऑप्शन सी है अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, ऑप्शन डी है अधिकारों का यथार्थवादी सिद्धांत। और इधर दिया हुआ है अधिकार पूर्व नागर और पूर्व सामाजिक है, अधिकार राज्य की कृति है, अधिकार परंपराओं की उपज है, अधिकार मनुष्य की शक्ति है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्या पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? अधिकार मनुष्य की शक्तियां हैं, अधिकार मनुष्य की शक्तियां हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। मीन्स की इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, क्योंकि ऐसा कोई थ्योरी ही एग्जिस्ट नहीं करता है कि अधिकारों का यथार्थवादी सिद्धांत, अधिकार मनुष्य की शक्तियां हैं, इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। यथार्थवाद
यथार्थवादी सिद्धांत मूलतः जो रियलिज्म है, यथार्थवाद है, वो मूलतः व्यक्ति, राज्य, समुदाय और संस्थाओं की प्रकृति एवं सत्ता के वास्तविक स्वरूप की बात करता है, ना कि अधिकारों के स्वरूप की। अतः उपर्युक्त जो विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से सही आंसर है डी। ठीक है। जबकि प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत अधिकार पूर्व नागर, नागर नहीं नगर है, पूर्व नगर और पूर्व सामाजिक की बात करता है। मतलब प्राकृतिक प्राकृतिक अधिकार वो अधिकार है जहाँ पे पूर्व नागरिक, पूर्व सामाजिक स्थिति चल रही थी। अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत कहता है कि अधिकार राज्य की कृति है। ठीक है। वैधानिक सिद्धांत कहता है कि राज्य की कृति है। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत कहता है कि अधिकार परंपराओं, प्रथाओं से उपजी हुई है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर डी है। 7, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है? हमेशा ध्यान रखना है नहीं है, क्योंकि एक एक नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है कंपैरेटिव समय में, दौर में। इस प्रश्न में ऑप्शन ए है संगठन, ऑप्शन बी है अवैधानिक साधनों का प्रयोग और ऑप्शन सी है लोकतंत्र में विश्वास, ऑप्शन डी है वैचारिक एकता। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर है बी, यानी कि विशेषता है संगठन, ठीक, और लोकतंत्र में विश्वास और वैचारिक एकता होनी चाहिए, शासन पर प्रभुत्व की इच्छा होनी चाहिए, मतलब कि सत्ता की प्राप्ति। कोई भी नेता होता है वो हमेशा सत्ता की प्राप्ति चाहता है, एन केन प्रकारेण, तो किसी न किसी भी तरह से सत्ता की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं पॉलिटिशियंस। राजनीतिक दलों द्वारा केवल संवैधानिक साधनों का ही अपनाकर शासन शक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है और जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय हित में वृद्धि होता है। तो असंवैधानिक साधन का प्रयोग पॉलिटिशियन या कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करता है, बल्कि संवैधानिक संवैधानिक तरीके से सत्ता की प्राप्ति हर राजनीतिक दल का। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से किसने दबाव गुटों को एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है? मोस्ट है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए है फाइनर, ऑप्शन बी है काल्सलस, ऑप्शन सी है रोडी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फाइनर। ठीक है। और फाइनर ने एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है दबाव समूह को। और क्वेश्चन नंबर 49, राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी एंगल्स, जिसे एंगल्स भी बोलते हैं, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर है ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स राज्य का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत प्रतिपादित करता है, देता है। और कार्ल मार्क्स ने ही राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत भी दिया है वर्ग संघर्ष की अवधारणा पर, जो कि केंद्रित है। और कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग की उत्पत्ति संपत्ति के कारण हुई है। कार्ल मार्क्स कहता है ये जो वर्ग है इसकी उत्पत्ति ही संपत्ति के लिए हुई है। ठीक है। तो इसीलिए तो कार्ल मार्क्स कहता है कि वर्गहीन साम्यवादी अवस्था ऐसी अवस्था होगी जहाँ पे वर्गहीन राज्यहीन शासन व्यवस्था एग्जिस्ट करेगी, शासन व्यवस्था होगी। ठीक है। संपत्ति के कारण समाज में परस्पर दो विरोध होते हैं। ठीक है। हमेशा दो विरोध होते रहते हैं संपत्ति के कारण ही, जिसमें एक हैप्स होता है, एक हैप्स नॉट होता है। ठीक है। जिसके पास संपत्ति थी वह बुर्जुआ वर्ग कहलाया और जिसके पास संपत्ति नहीं थी वो सर्वहारा वर्ग कहलाया। और संघर्ष हमेशा इन दोनों के बीच में चलता रहता है। जो वर्गों के विरोधी हितों के कारण वर्ग संघर्ष की स्थिति हमेशा बनी रहती है। नंबर 50, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर नॉवल सिवे की संज्ञा किसने दी है? तो ऑप्शन ए है हॉब्स, यानी कि थॉमस हॉब्स, ऑप्शन बी है जॉन लॉक, ऑप्शन सी है रूसो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, रूसो ने नॉवल सिवे आदर्श बर्बर की संज्ञा दी है मनुष्य को। और वह कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का भला और असभ्य जीवन था, मतलब कि नोबल सिविक्स के रूप में जी रहा था, आदर्श बर्बर के रूप में था। वह आनंदमय जीवन जीता था। वह स्वाधीन संतुष्ट और आत्मनिर्भर नेचर का था। अतः प्राकृतिक दशा ने मनुष्य वन्य प्राणी, या जिसको नॉवल सिवेज के रूप में था, ठीक है, जिसे आदर्श बर्बर कहा जाता है। किंतु व्यक्तिगत संपत्ति के उद्भव ने वो स्वार्थ लोलुप हो गया, मतलब उसके अंदर स्वार्थ की उत्पत्ति हो गई और जिसकी वजह से प्राकृतिक अवस्था की जो शांति की अवस्था थी वो अशांति में बदल गई, जिसे रोकने के लिए राज्य रूपी संस्था की स्थापना करनी पड़ी। कहता है कि व्यक्ति जो है वह प्राकृतिक अवस्था में बिल्कुल नॉवेल सिवेज के रूप में था, आदर्श बर्बर रूप में था, बट उसने अपने जमीन के एक टुकड़े में पैर पटक करके बोला कि यह जमीन मेरी है। और जिस दिन से व्यक्ति के अंदर यह मेरा वाला कॉन्सेप्ट आया, तब से
क्या हुआ कि ये वह जो शांति की अवस्था थी, नेचुरल स्थिति जो थी, शांति की स्थिति जो थी, वो अशांति में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, व्यक्ति मेरा तेरा करना शुरू कर दिया। पहले जहां एक पेड़ था और उसका फल सभी लोग खाते थे इक्वली, अब क्या हुआ कि इस पेड़ पे ही बाड़ लगा दिया गया और कहा गया यह मेरा पेड़ है। तो ये जब से कॉन्सेप्ट आया, सब जब से एक संपत्ति मतलब स्व संपत्ति की धारणा डेवलप हुई, ठीक है, स्वार्थ की धारणा डेवलप हुई, तब से कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होना शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ठीक है, जिसमें ऑप्शन ए है द रिपब्लिक, बी है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सी है लॉज, डी पॉलिटिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पॉलिटिक्स। अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स है, जो कि आज एक अपूर्ण कृति के रूप में उपलब्ध है। यह प्राचीन राजनीतिक दर्शन पर आधारित एक यथार्थवादी, ठीक है, एक यथार्थवादी बुक है, वर्णन है। मतलब पॉलिटिक्स में रियलिस्टिक अप्रोच अपनाया गया है, जिसमें शासन के लक्ष्य के स्थान पर शासन कला की बात की गई है। शासन कला की बात की गई है, ठीक है। पॉलिटिक्स में, अरस्तु की पॉलिटिक्स में शासन कला की बात की गई है। और क्या कहा गया है? अरस्तु को राजनीति विज्ञान के साथ साथ जीव विज्ञान का भी पिता कहा जाता है, ठीक है। द रिपब्लिक तथा लॉज प्लेटो की बुक है और अरस्तु प्लेटो का शिष्य था, ठीक है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की बुक है, जैसा कि आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 52, मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 21। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 12। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं, ठीक। ये एक हो गया पॉइंट। दूसरा, इसमें 2694 श्लोक्स हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मनुस्मृति की जो विषय वस्तु है वह बहुत अधिक व्यापक है। मूल रूप में यह राजनीति, प्रकृति की ग्रंथ है, ठीक है। और यह सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन और व्यवस्था से संबंधित बुक है, ग्रंथ है, ठीक है। नंबर 53, दास कैपिटल इनमें से किस विचारक का ग्रंथ है? ठीक है, ऑप्शन ए हिगल, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की बुक है और इसे मार्क्सवाद का बाइबल कहा जाता है, मार्क्सवाद का बाइबल है, ठीक है। इसको लिखा कब गया था? तो दास कैपिटल को 1867 में कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था और यह आधारित है कैपिटलिज्म और ओरिज्म पे, पूंजीपतिवाद पे, पूंजीपति वर्ग पे और उसके द्वारा किए जाने वाले शोषण पर, शोषण की जो नीतियां हैं उनकी आलोचना की गई है। कार्ल मार्क्स के विचार यथार्थवाद पर केंद्रित हैं और मार्क्सवादी विचार जो है वो दर्शन को मजदूरवादी दर्शन कहते हैं, ठीक है। इसलिए कार्ल मार्क्स ने कहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह कोटेशन है, कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, पाने के लिए संसार है और खोने के लिए केवल तुम्हारी जंजीरें हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, पैन ऑप्टिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से किसका आदर्श उदाहरण है? ठीक है, इसमें ए है जेल, बी है शिक्षा व्यवस्था, सी है कानून व्यवस्था, डी है रसोई। तो 54 का सही आंसर है जेल। तो पैन ऑप्टिकल जो शब्द है ये यूज किया जाता है जेल सुधार से संबंधित, ठीक है। दो घटकों से मिलकर बना है, एक पैन और दूसरा है ऑप्टिकन, पैन ऑप्टिकन, ठीक है, जिसका मतलब होता है कैदियों पर नजर रखना, ठीक है। पेन का अर्थ होता है कैदी, ऑप्टिकन का अर्थ होता है नजर रखना, ठीक है। मिला के बेंथम का यह विचारधारा है और उसने पेन ऑप्टिकन शब्द जेल सुधार से संबंधित। नंबर 55, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक है? ठीक है,
ऑप्शन ए द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, बी गीता रहस्य, सी द ओरियन, डी उपयुक्त सभी। द ओरियन और डी है उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सभी, क्योंकि तीनों ये जो बुक है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया बुक है। इसका डेट इंपॉर्टेंट है, तो आप देखिए कि 1893 में द ओरियन और द आर्कटिक होम वेदास की रचना हुई थी 1903 में, 1903 में। गीता रहस्य की रचना हुई थी 1915 में, ठीक है। जिसमें से हम देखते हैं जो गीता रहस्य बुक है, यह पुस्तक सबसे अधिक महत्वपूर्ण कृति है और यह ग्रंथ शंकराचार्य के बाद सबसे सुंदर और गीता का भगवत गीता का तार्किक वर्णन, तार्किक भाष्य किया गया है इस बुक के माध्यम से, यानी गीता रहस्य के माध्यम से। नंबर 56, प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? ऑप्शन 1 न्याय से संबंधित है, ऑप्शन बी शिक्षा पद्धति से संबंधित है, ऑप्शन सी राजनीति से संबंधित है, ऑप्शन डी सोफिस्ट वर्ग से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर है न्याय से संबंधित है, ठीक है। इसको कंसर्निंग जस्टिस भी इस बुक को कहा जाता है। रूसो ने इसे रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखी गई पुस्तक कहा है, ठीक है। तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय से संबंधित अवधारणा दिया है और न्याय की स्थापना के लिए दो आधार स्तंभ, ठीक है, दो आधार स्तंभों का वर्णन किया है, इस पर बल दिया है, जिसमें पहले में वह रखता है शिक्षा को, मतलब शिक्षा से संबंधित जो सिद्धांत हैं, और दूसरे में साम्यवाद, स्त्रीगत साम्यवाद की बात करता है प्लेटो इस बुक में। और प्लेटो कहता है कि एक आदर्श राज्य, मतलब एक जो आदर्श राज्य है, उसके नागरिकों के श्रेष्ठ चरित्र से उस आदर्श राज्य का निर्माण होता है, मतलब कोई वास करने वाले लोगों के चरित्र से राज्य का निर्माण होता है और उसमें निवास करने वाले लोगों के सद्गुण से उस राज्य का विकास होता है। और यह सद्गुण, यह सदचरित्र कैसे विकसित होगा? शिक्षा के माध्यम से विकसित होगा। तो प्लेटो का कथन था कि शिक्षा मानसिक रोग का, मानसिक उपचार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये। 57, मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है, स्वतंत्रता में अधिकार शामिल है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। यह किसने कहा है? ऑप्शन ए है ग्रीन ने, ऑप्शन बी लास्की ने, ऑप्शन सी बार्कर ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ग्रीन, ठीक है। एक ऑप्शन बन सकता है बार्कर भी। यह स्टेटमेंट जो है वो यूज किया गया है ग्रीन के लिए, बट कहा गया है बार्कर के द्वारा, ठीक है। मतलब कि यह जो कथन है, इस कथन को अपने शब्दों में अभिव्यक्त किया, अभिव्यक्त करने का जो श्रेय जाता है वो बार्कर को जाता है, ठीक है। और मूल रूप से टीएच ग्रीन का यह शब्द है। अधिकतर आयोग के द्वारा इस क्वेश्चन का सही आंसर बार्कर को माना गया है। आयोग के आंसर कीज में हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन रहा है इस क्वेश्चन को लेकर के, बट अधिकतर बार्कर को इसका आंसर कंसीडर किया जाता है, माना जाता है। 8 इनमें से किसने आत्मपरक तथा परात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया है? ऑप्शन ए जेम्स मिल, ऑप्शन बी जेरेमी बेंथम, ऑप्शन सी जेएस मिल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी जेएस मिल, ठीक है। पर किया है, यह कहता है कि दो तरह की धारणा होती है, एक आत्म परक जिसे आत्म विषयक भी कहा जा सकता है, जो दूसरा होता है परमात्म परक, ठीक है, जिसे पर विषयक धारणा कहा जा सकता है। जो स्व विषयक यानी आत्म परक धारणा है, यह व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला ऐसा कार्य है जिसका प्रभाव केवल उस व्यक्ति पर ही पड़ता है। राज्य के द्वारा व्यक्ति के इस कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति है, उसको क्या पहनना है, क्या खाना है, कब सो करके उठना है, कब सोना है, ये सब उसके आत्मपरक स्व विषयक शब्द हैं, स्व विषयक चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। जबकि पर विषयक कार्य जो होता है उस पर
पर विषयक कार्य की स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जिसका प्रभाव कर्ता के साथ साथ समाज के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। मतलब ये व्यक्ति है तो इसके वो कार्य जिसका इफेक्ट ना सिर्फ इस पे पड़ेगा बल्कि समाज के अन्य लोगों को भी प्रभावित करेगा। ठीक है, दूसरों की स्वतंत्रता में भी बाधा पहुंचाएगा, अपना हानि करेगा, अपने साथ साथ दूसरों को भी डिस्टर्ब करेगा। ठीक, तो राज्य के द्वारा ऐसे व्यक्ति के ऐसे कार्य में इंटरफेरेंस किया जाएगा, हस्तक्षेप किया जाएगा। ठीक है, जेएस मिल की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक जो है वो है ऑन लिबर्टी, जिसमें स्वतंत्रता के विधिक पक्षों का उसने वर्णन किया है। ठीक है, तो ऑन ऑन लिबर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें स्वतंत्रता से संबंधित इस विचारधारा को इसने दिया है। जेएस मिल का इंपॉर्टेंट कथन है कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना श्रेष्ठ है और एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अधिक अच्छा है। तो जेएस मिल का यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और इसने कहा 59 महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए है तिलक, ऑप्शन बी है गोखले, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु है ये। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है और सर्वप्रथम गोखले और गांधी जी की मुलाकात जो हुई थी वो 1896 में हुई थी। और गांधी जी गोखले के नेतृत्व शैली और संघर्ष के तरीकों से प्रभावित थे। मतलब कि गोखले जी का जो नेतृत्व शैली था उससे और उनके संघर्ष के प्रकृति से, संघर्ष के तरीकों से प्रभावित थे। तो ये दो कॉजेस थे। नंबर 60 और लास्ट क्वेश्चन है, तिलक को भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन ए वैलेंटाइन सिरोल, जिसे चिरोल भी ली है, वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है वैलेंटाइन सिरोल, चिरोल भी जिसे भी। गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक। चिरोल लंदन में प्रकाशित समाचार पत्र द टाइम्स के विदेशी मामलों के संवाददाता थे। भारतीय प्रवास के दौरान भारतीय पुस्तक इंडिया अनरेस्ट में उन्होंने तिलक जी को कोड किया है। ठीक है, 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस अधिवेशन में तिलक ने स्वराज की स्पष्ट मांग रखते हुए स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कोटेशन का इन्होंने यूज किया। और इस तरह से आप देखते हैं कि तिलक जी से लगभग 2-3 क्वेश्चन पूछे गए और बेंथम, हॉब्स, लॉक, रूसो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर हैं वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और जो जो भी इस क्वेश्चन से हमें कुछ चीजें बोरो करनी है, जिसमें हमको ये देखना है कि क्वेश्चन का नेचर कैसा है और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से किस किस सेगमेंट से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उसी के आधार पे इस लिमिटेड टाइम में हमें अपना प्रिपरेशन करना है। रहा आज का यह सेशन। यह वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए आप आइकॉन को क्लिक करिए। थैंक यू सो मच।